मेरे पास है वीडा वी एक्स टू प्लस। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आपने वीडा वी एक्स टू प्लस ही क्यों परचेज किया। क्या आप डायरेक्टली वीडा वी एक्स टू प्लस परचेज करने गए थे, या फिर आपने कई सारे स्कूटर परचेज करने का मन बनाया, फिर उनको रिव्यू किया, उसके बाद में आपने डिसीजन लिया वीडा वी एक्स टू प्लस को परचेज करने का। तो मैं आपको बिल्कुल वो बताता हूँ जो मैंने परचेज करते टाइम पूरा फॉलो किया था प्रोसेस। देखो, सबसे पहली बात, मेरे पास ओला का स्कूटर था, उससे आ गया था मैं परेशान। हालांकि वो रो पीट के 50,000 किलोमीटर मैंने चलाया और फिर ख़राब हो गया, फिर वो ख़राब ही हो गया। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मैं अब ये चाह रहा था कि मैं कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ना खरीदूं जो कि मुझे परेशान करे ओला के स्कूटर की तरह। मेरे पास बाइक ऑलरेडी है, अभी भी खड़ी है। जब मैंने स्कूटर मेरा ख़राब हुआ, उसके बाद मैंने बाइक चलाई ना, तो मुझे बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हुई। गियर शिफ्ट करो, क्लच दबाओ, एक्सीलेटर, ब्रेक, मतलब दोनों पैर दोनों हाथ काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया उसको चला चला के। मैंने 2 से 3 महीने के अंदर ही फिर ये स्कूटर परचेज किया। तो जब मैं स्कूटर को इस परचेज करने वाला था, तब तो ये मार्केट में आया भी नहीं था। तब आए हुए थे वीडा वी टू प्रो, यानी वीडा वी वन, वीडा वी टू प्रो। ये दो मॉडल थे जो हीरो ने लॉन्च किए थे, और ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं थे। रीज़न क्या है, ओला को मैंने चलाया था, वीडा वी टू प्रो में भी स्क्रीन है, ओला में भी स्क्रीन है। तो गर्मी में जब मैं इसको चलाने जाता था ना, और मैं कहीं धूप में उसे खड़ा कर रहा हूँ, तो स्क्रीन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती थी कि जब उसमें पासवर्ड डालते थे ना, तो वो हैंगी हो जाती स्क्रीन। फिर उसे छाया में सरकाओ, फिर उसके बाद स्क्रीन पे पानी में कपड़ा गीला करके उसको ठंडा करो, तब पासवर्ड डाल। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, तो मुझे वीडा वी टू पर्सनली नहीं पसंद था। फिर मैंने देखा टीवीएस का आई क्यू। तो मैं टीवीएस के आई क्यू देखने के लिए टीवीएस के शोरूम गया। तो ओवरऑल मुझे वो स्कूटर प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। रीज़न क्या है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मुझे फैलाव टाइप का लगा। फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मेरे को लगा, वो बीएलडीसी मोटर लगी। जबकि मैं एक स्कूटर ऑलरेडी चला चुका था बीएलडीसी मोटर वाला, ओला का, यानी हब माउंट मोटर। वो क्या दिक्कत करती है, उसका थ्रॉटल तो इस वाली से या चैन वाली से या बेल्ट वाली से बहुत अच्छा होता है। नुकसान क्या है, जब आप उसे बारिश में चलाओगे ना, तो वो जैसे ही पानी में चला के आओगे, आपने खड़ा कर दिया, फिर उसे चलाओगे तो वो 1-2 दिन तक जाम चलती है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी मोटर जल्दी फूक जाती है, और फिर उसका पावर लूज हो जाता है जब वो जाम चलेगी। अगर वो 70 किलोमीटर का रेंज दे रही है तो 50 तक ही चलेगी। ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से ही पता था। तो मैंने फिर टीवीएस के आई क्यू को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं लेना है। फिर उसके बाद गया मैं बजाज के शोरूम। तो बजाज का चेतक सबको पता ही है, अच्छा स्कूटर है, मेटल बॉडी के साथ में आता है, और पुराने पैटर्न पे ही उसे बनाया गया है। जैसे पुराना बजाज का चेतक था वैसे ही। तो मेरे को थोड़ा ऑटो इंडस्ट्री का आइडिया है। मैंने उस स्कूटर को पूरा देखा। देखने के बाद मुझे समझ में आया, उसका जो आगे वाला झूला है, जैसे इस स्कूटर में आगे 2 सॉकर हैं और पहिया लगा हुआ है, सेंटर से एक एक्सल डला हुआ है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है साइड माउंटेड झूले से। उसमें साइड माउंट झूला है। साइड माउंट झूले के बारे में अगर आप जानते हो, तो वो झूला ना जब नया रहेगा तब तो बहुत बढ़िया चलता है। उसमें सॉकर सस्पेंशन को और झूले को कनेक्ट करने के लिए एक पिन डली होती है। वो पिन क्या है, बहुत जल्दी जल्दी कट जाती है। बारिश के टाइम में तो बहुत जल्दी कट जाएगी। मेरा रनिंग जितना है उस हिसाब से 3 से 4 महीने में वो कट ही जाएगी। और उसको डलवाने का खर्चा ज़्यादा आता है, और आज के टाइम में आता है लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। इतना पार्ट्स का कॉस्ट नहीं आता है जितना लेबर कॉस्ट आता है। तो मैंने उसको देखा। एक तो बजाज चेतक को इस वजह से रिजेक्ट किया। दूसरा मेन कारण क्या है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ना, मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, और वो स्कूटर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे छोटा लग रहा था। हाइट कम थी उसकी। तो छोटी हाइट का नुकसान क्या होता है कि अगर आप, हाइट छोटी है स्कूटर की या बाइक की और आपकी हाइट ज़्यादा है, तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा ना कि आपका स्कूटर स्लिप होने वाला है या बाइक भी, तो आपका पैर है ना बहुत जल्दी से
ज़मीन पे नहीं टिकेगा, जबकि आपकी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट है कि उतने ही पैर टिक रहे हैं जितने सड़क पे टिकने चाहिए। तो वो स्कूटर या बाइक को आप बहुत जल्दी बैलेंस कर लोगे। एक ये रीज़न था। तीसरा रीज़न था कि मेरे को एक ऐसा स्कूटर चाहिए था जिसको मैं घर पे भी चार्ज कर सकूं और बाहर फास्ट चार्जिंग नेटवर्क हो, तो बाहर में भी उसे चार्ज कर सकूं फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे, चाहे उसका मुझे कुछ पैसा देना पड़े या फ्री हो, जो भी। तो अभी तक मैं केवल बजाज के शोरूम गया था। ओके। फिर उसके बाद ये मैंने देख लिया तो इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ। फिर मैं तीसरी बार गया तीसरे शोरूम पे, वो गया मैं एथर के पे। तो एथर के जैसा कि आपको पता है दो मॉडल हैं, एथर 450X जो कि स्पोर्टी लुक में आता है, और एक है एथर रिस्टा जो लॉन्च ऑलरेडी हो चुका था, मार्केट में सेल भी हो रहा था। तो मैं दोनों को देखने गया। दोनों को देखने के बाद में मेरे को समझ में आया 450X को तो मैं जाते के साथ रिजेक्ट कर दिया, नहीं लेना। उसका मेन कारण क्या है, वो स्पोर्टी लुक में है। ठीक है। पीछे से जो उसका एरिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम में कीचड़ आता है। अगर पीछे वाला पिलियन है तो उसके पैंट जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, होते भी हों। मुझे ऐसा लगा कि होगा, अगर आप बारिश वारिश में कीचड़ में वो चलेगा। दूसरा, आगे वाला जो पहिया है, आगे वाले पहिए से उसका मरगाड़ बहुत हाइट पे है, जिसकी वजह से वो आगे से भी गंदा होने वाला है। अब गंदा ये भी होता है, लेकिन इसकी ना एक जगह है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ मिट्टी जाती है, ओवरऑल स्कूटर आपका साफ दिखाई देता है। तो इस वजह से मैं 450X को तो पहले ही इम्प्रेशन में मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं लेना। फिर मैंने एथर रिस्टा के बारे में पूरा उनसे पूछा कि क्या है कैसे है। तो उसमें पता चला जो मैक्सिमम बैटरी है, उस बैटरी की रेंज और उस बैटरी के प्राइस की बात करते हैं तो मेरे बजट से बाहर जा रहा था। मतलब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इसको भी खरीदूं। मैं कोई गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था मैं मेरी बाइक से काम कर लूं या फिर कोई ईएमआई पे स्कूटर ले लूं। तब तक ये स्कूटर लॉन्च नहीं हुआ था। तो मैंने रिस्टा को देखा, फिर उसके बाद में मैंने उसको भी कैंसिल कर दिया। रीज़न क्या है कि वो स्कूटर मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा था। नो डाउट वो अच्छा स्कूटर है। फिर पीछे वाला बंदा जो है ना, उसको बैठने के लिए उसकी सीट इतनी चौड़ी है ना, अति से ज़्यादा। अगर कोई 5.5 फीट का बंदा है ना, वो बैठने में उसमें दिक्कत उसे होगी ही होगी, क्योंकि सीट चौड़ी होने से क्या है, आपकी हाइट घट जाती है। तो मुझे राइड ही चलानी थी और मुझे पता था एवरेज लड़कियों की हाइट जो है वो 5 साढ़े 5 फीट तक है और वो डेली बैठने में दिक्कत करेंगी। इस वजह से मैं उसको भी कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं बोला चलो अपनी बाइक है, बाइक में क्या है, ईएमआई तो भरनी नहीं है, रो पीट के चला लेंगे। हुआ क्या, जब मैं एथर का रिश्ता देख के आया, उसके 10 से 12 दिन बाद ना हीरो के बहुत सारे वीडियो आने लग गए यूट्यूब पे। अब ये स्कूटर मेरे को पहली झलक में देखते ही पसंद आ गया। क्यों? मुझे जहाँ तक पता है, आप खुद से भी देख लेना ट्राई करके, ईवी इंडस्ट्री में या ऑटो इंडस्ट्री में बाइक स्पोर्टी पसंद आती है लोगों को, लेकिन स्कूटर सिंपल पसंद आता है। और आप देख लेना, स्पोर्टी स्कूटर बिक रहे होंगे, सिंपल से ज़्यादा नहीं बिकेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल लुक का था। मैंने इसके बारे में वीडियो देखी, देखी मुझे पसंद आया। मैं बोला चलो, अभी तो ये लॉन्च हुआ है, अभी तो क्या ही शोरूम पे आया होगा। मैं गया 20 से 22 दिन बाद शोरूम पे इस स्कूटर को देखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे इसका टेस्ट ड्राइव मिल गया। तो मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, उसका वीडियो बनाया। तो मुझे ओवरऑल स्कूटर हाइट वाइट कलर वलर डिज़ाइन के हिसाब से मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा इसको परचेज कर लेते हैं। फिर मैंने पता किया कि ये कितने का पड़ रहा है। तो ये स्कूटर जब मैंने 1,15,000 में ख़रीदा है, अगर मैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बुकिंग करके इसे ख़रीदता तो ये मेरे को 90,000 में भी मिल जाता। लेकिन मैंने क्यों नहीं ख़रीदा, उसका मेन कारण है कि ऑनलाइन ख़रीदूंगा 40 दिन का वेटिंग दिखा रहा था, जबकि मैनुअली मैं इसे ख़रीदता तो 20 दिन का ही वेटिंग था। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं इसको
मैनुअली ख़रीद लेता हूँ तो 20 दिन तो मेरे ऐसे ही बच रहे हैं, 20,000 का तो काम ऐसे ही हो जाएगा। और ऑनलाइन का कोई भरोसा भी नहीं है, आए नहीं आए। भाई ऑनलाइन में तुम किसके पास जाओगे? तो मैंने इसे मैनुअली ख़रीदा 1,15,000 में। शायद 13 से 14 दिन की वेटिंग बुक करने के बाद में ये आ गया और मैं इस स्कूटर को परचेज करके ले आया। जब मैंने इसे टेस्ट ड्राइव में लिया था तब मेरे को बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मैंने डबल सवारी में इसका टेस्ट ड्राइव लिया था, मैं और नरेश भाई गए थे। फिर इसको जब मैंने परचेज किया तो मैं और पूजा और नरेश भाई और गौरी परी सब गए थे। तो जब मैं इसको लेके आया हूँ तो उस दिन भयंकर बारिश हुई। बारिश, मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्कूटर में पानी से रिलेटेड थोड़ा डाउट था, क्योंकि मेरा ओला स्कूटर एक बार की बारिश में ख़राब हो गया था। जब भयंकर बारिश हुई 3 साढ़े 3 घंटे, उसके बाद में जब मैं इसे, ये डिलीवरी मेरे को मिल गई, मैंने शोरूम वालों से कंफर्म किया क्या ये स्कूटर पानी में ख़राब होगा या नहीं। अगर ख़राब होगा तो मेरे को बता दो, मैं नहीं लेके जाऊँगा, कल लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए था, पानी में मैं नहीं चलाऊँगा। इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पानी में इसको खड़ा मत करना, पानी में बिंदास चलाना, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ज़्यादा पानी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना। ये सब उन्होंने बताया। मैं इस स्कूटर को लेके आ गया। अब आज कितनी तारीख है? 18, 17 तारीख है। 13 दिन बाद इस स्कूटर को लिए हुए मेरे को पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल में अभी तक मैं इस स्कूटर को चला चुका हूँ 36,000 किलोमीटर। मेरे को किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। जो नॉर्मल मेंटेनेंस है वो स्कूटर में हो रहा है और स्कूटर चल रहा है। एक बहुत एडवांटेज वाली बात इसमें ये है कि इसमें ना ही तो गरारी है, सॉरी, ना तो इसमें बेल्ट है और ना ही इसमें चैन पॉकेट है। इसमें है सीधे गरारी, और गरारी की भी लाइफ 70 से 80 हज़ार किलोमीटर की है, तो इसमें खर्चा ना के बराबर है। तो ये है मेरा सिंपल सा स्टोरी जो मैंने इस स्कूटर को परचेज करते टाइम फॉलो किया था। तो आप अपना देख लो कि आपको कौन सा स्कूटर परचेज करना है। तो आज के अपने पर्सनल रिव्यू को मैंने आप सबके साथ किया शेयर। तो आज के वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा करें, लाइक हाइप कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर लें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।